साथियों एसएससी जीडी परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही अहम चुनिंदा और सर्वश्रेष्ठ सवाल आप लोग देखेंगे। इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को साथियों अगर आप तैयार कर लेते हैं, इनको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा इस एकमात्र क्लास से आपके 20 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी। यानी कि अगर अभी आपने ये वीडियो नहीं देखी है और अब अभी 1 घंटे के अंदर आप ये वीडियो देख लोगे तो मैं कहूंगा 20 नंबर साथियों आप अपने सेव कर लोगे, आप अपने कवर कर लोगे। तो समझदारी साथियों इसी में होगी। इस वीडियो को देखिए और इन हिंदी के 20 सवालों के जवाब दीजिए, जीके के 20 सवालों के जवाब दीजिए, रीजनिंग को सीखिए और मैथ को सीखिए। और पहला सवाल मैं आपके सामने ला दिया हूं कि ज्ञान का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्ञान का विलोम साथियों क्या होता है? ज्ञान का विलोम अज्ञान होता है। और मैंने ये भी देखा है कि बार बार आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि अहंकार का विलोम क्या होता है। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है। अहंकार का विलोम क्या होता है? निरअहंकार होता है। क्या होता है साथियों? निरअहंकार होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि आश्रम का समानार्थी शब्द यहां पर साथियों क्या हो सकता है? तो आश्रम का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक तरीके से आश्रम को इमारत कहेंगे, मकान कहेंगे, भवन कहेंगे, विहार कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसका सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो विहार जाएगा, मकान नहीं होगा साथियों। विहार सबसे नजदीकी इसका उत्तर बच जाएगा, ठीक है ना। खैर उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि चक्षु किसका पर्यायवाची है? तो चक्षु शब्द की अगर हम बात करें, चक्षु को देखिए क्या क्या कहा जाता है। चक्षु की अगर बात करें, चक्षु का मतलब होता है आंख, क्या? और आंख को लोचन भी कहा जाता है, क्या साथियों? आंख को लोचन भी कहा जाता है और आंख को साथियों नयन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आकाश के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आकाश को कहा जाता है गगन, ठीक है। आकाश को कहा जाता है साथियों नभ, आकाश को कहा जाता है साथियों व्योम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पक्षी के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि विहंग कहा जाता है, क्या? पक्षी को साथियों विहंग कहेंगे, चिड़िया कहेंगे और उसके अलावा द्विज कहेंगे। क्या कहेंगे? चिड़िया भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं साथियों, और उसके अलावा अगर बात करें तो द्विज भी कहते हैं। उसके अलावा घोड़े शब्द की अगर बात करें तो घोड़े को साथियों क्या क्या कहा जाता है? घोड़े को अश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े की अगर बात करें अश्व कहा जाता है। घोड़े को साथियों घोटक कहा जाता है, क्या? घोड़े को घोटक भी कहा जाता है। और घोड़े की अगर बात करें तो तुरंग भी कहा जाता है। तो ये सारे घोड़े के पर्यायवाची हो गए। चक्षु के पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? तो मैं कहूंगा चक्षु का पर्यायवाची आंख हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से बताइए, यानी कि वांछनीय कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में है, जैसे बी में है, जैसे सी में है या जैसे डी में है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में है ना, वैसे वांछनीय शब्द लिखा जाता है। तो इस प्रकार आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर। कह रहे खेल कूद में स्पर्धा का चयन करें या खेल कूद में दृश्य, देखिए दृश्य कभी नहीं सही होता है, ठीक है। तो कुल मतलब खेल कूद में क्या अच्छी बात होती है? द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध। तो मैं कहूंगा स्पर्धा। स्पर्धा एक यहां पर पॉजिटिव चीज हो जाएगी साथियों, राइट आंसर आपका। ये बाकी नीचे सारी नेगेटिव चीजें हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है? कि आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, आसमान छूने की कोशिश करना, असंभव काम करना। बिल्कुल, आकाश के तारे तोड़ना कह तो दिया जाता है, लेकिन ये एक असंभव कार्य है, ठीक है ना। ये एक असंभव कार्य है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिसे काम करने या पार करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये आपको यहां पर साथियों बताना है। फटाफट आप लोग बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। अच्छा, एक शब्द आपसे पूछा जाता है जिसे मर जाने की कामना हो। क्या साथियों? अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? जिसे मर जाने की कामना हो। क्या? जिसे मर जाने की कामना हो, ठीक है। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको कहेंगे साथियों मुमूर्षु। उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों मुमूर्षु कहा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज होती है साथियों तस्कर। तस्कर मतलब क्या होता है? जो चोरी छिपे लाकर एक तरीके से जो भी बेचा जाता है ना, चोरी छिपे से साथियों बेचा जाता है, उसको तस्कर कहा जाता है। निरामिष शब्द की अगर बात करें, निरामिष साथियों उसे कहा जाता है जो मांस नहीं खाता है, यानी कि मांस ना खाने वाले को। क्या? मांस ना। आपसे एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाएगा मांस ना खाने वाले को क्या कहा जाता है? तो निरामिष कहा जाता है। यहां पर सवाल पूछा गया जिसे करने या पार करने की इच्छा हो उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों तितीर्षु कहा जाता है। क्या? उसको तितीर्षु कहा जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द साथियों इसमें से बताइए कौन सा है। तो देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था साथियों, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था घनिष्ठ। तो घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? घनिष्ठ की अगर बात करते हैं, ठीक है, घनिष्ठ की अगर बात करें साथियों, घनिष्ठ के अंत में ठा आता है। क्या आता है? ठा आता है। लेकिन यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि इसमें ठा आएगा या टा आएगा, तो इसमें ठा नहीं आता, इसमें टा आता है। तो अनिष्ट लिखा जाएगा, ना कि अनिष्ठ लिखा जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि न्यून शब्द का विलोम क्या हो सकता है साथियों, बताइए। तो न्यून का विलोम क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें साथियों वृहत का विलोम
क्या होता है, तो वृहत का विलोम तो लघु होता है। क्या? वृहत का विलोम साथियों लघु होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए अत्यंत का विलोम क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अनत्यंत होता है। क्या? अनत्यंत होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर अधिक की बात करें साथियों, तो अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, एक तरीके से न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा। और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम का विलोम साथियों न्यूनतम हो जाएगा। तो ये चारों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यून का विलोम क्या होगा, अधिक होगा, या अधिक का विलोम पूछे तो न्यून आपको बता देना है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए, आंखें चार होना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। घूरना, लज्जित होना, आकर्षित होना, या आमने सामने होना। तो इसका सही जवाब आपका आमने सामने होना ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि निरीह कैसे लिखा जाता है। ये तो निरीह लिखा है, ये निरीह लिखा है, ये निरीह लिखा है, ये निरीह लिखा है। ये बिल्कुल साथियों जैसे लिखा जाता है ना किताबों में, जैसे लिखा जाता है निरीह शब्द, तो वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। अगला देखिए, कहने के साथियों अनुरक्ति का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपके एग्जाम में भक्ति का विलोम पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है साथियों अभक्ति। यानी कि भक्ति का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अभक्ति हो जाएगा। और आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अनासक्ति हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि आसक्ति का, अच्छा आसक्ति का विलोम अनासक्ति भी होता है, और आसक्ति का विलोम विरक्ति भी होता है। क्या होता है साथियों, आसक्ति का विलोम अनासक्ति भी होता है और विरासक्ति भी होता है। शक्ति की अगर बात करें, शक्ति की विलोम की अगर बात करें तो शीर्णता होता है। क्या? शक्ति का विलोम साथियों शीर्णता होता है। और अगर बात करते हैं अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, तो अनुरक्ति का विलोम साथियों विरक्ति होता है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, करके मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, या मैंने अंतःकरण में सोचा, या मैंने आत्मा में सोचा, या मैंने चित्त में सोचा। तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा साथियों, मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। बहुत सारे हजारों हजार के हिसाब से बच्चे हैं साथियों कि जो इन क्लासेस को डेली देखते हैं। वो लोग समझदारी दिखा रहे हैं कि परीक्षा से पहले पहले वो सारी चीजें साथियों वो लोग तैयार कर लेंगे जो परीक्षा में उनको देखने को मिलेंगी। तो आप अगर साथियों नए हैं इस चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेली इन वीडियोस को साथियों देखा करिए, क्योंकि एक वीडियो में संपूर्ण निचोड़ में आपको देता हूं साथियों जो सबसे टॉप लेवल की चीजें हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकने की संभावना है, उन सारी चीजों को मैं पढ़ाता हूं। और यही चीजें साथियों आपके एग्जाम में आएंगी, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आ सकता। ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत अध्ययन मैंने किया, और इस अध्ययन होने के बाद साथियों, अध्ययन करने के बाद साथियों मैं क्वेश्चंस तैयार करवाता हूं और फिर आपको पढ़ाता हूं। आइए अब अगला सवाल देखिए, करके जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहा जाता है बताइए। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। क्या? जो ईश्वर में, ठीक है ना, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। और जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, जिनका आंसर डी था, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक शब्द का क्या होता है साथ, तो एक होता है निरर्थक। अगर आपसे सार्थक का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको निरर्थक बताना है। सार्थक का अर्थ होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि मैंने लिखा आज शब्द, ठीक है, तो आज का कोई मतलब है। मैंने लिखा साथियों कल शब्द, कल का कुछ मतलब है। लेकिन मैं अगर साथियों यहां पर लिख दूं, क्या मैं अगर साथियों लिख दूं यहां पर कौ, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी मैं लिख दूं, तो इसका हो सकता हो कुछ मतलब, हो सकता हो कुछ मतलब ना हो। तो जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है वो निरर्थक शब्द होते हैं, और जिनका कुछ मतलब होता है, जिनसे कुछ अर्थ निकलता है, वो आपके सार्थक शब्द होते हैं। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि सार्थक शब्द इसमें से आपको बताना, सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ये तो मैंने एक अलग से बता दिया, लेकिन यहां पर एक अलग चीज पूछी गई है कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए, अच्छा चंद्रशेखर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, जिसके शिखर पर चंद्र हो। क्या साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जिसके शिखर पर चंद्र हो, क्या साथियों, एक सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए जिसके शिखर पर चंद्र हो तो उसको चंद्रशेखर कहा जाएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको चंद्रशेखर कहा जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी की अगर बात करते हैं साथियों, जिसके हाथ में चक्र हो, क्या साथियों, जिसके हाथ में क्या हो साथियों, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको चक्रपाणी कहा जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में दो बहुत पूछे जाते हैं, जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, और जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहा जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों चक्रधर की, तो चक्र को धारण करने वाला, क्या साथियों, अगर बात करें
चक्र को धारण करने वाला, क्या साथियों, चक्र को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? चक्र को धारण करने वाले को साथियों चक्रधर कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर चंद्रभूण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रचूड़ लिखा होगा। चंद्रचूड़ की बात करें तो जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो, क्या साथियों, जिसके चूड़ा में, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसके चूड़ा में। अच्छा, चूड़ा का मतलब पता क्या होता है? बाल। जिसके मतलब जिसके बालों में चंद्र हो, जिसके बालों में चंद्र हो उसको क्या कहा जाएगा? चंद्रचूड़ कहा जाएगा। तो कुल मिला के जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहा जाएगा? तो चक्रपाणी कहा जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी कि विद्यालय स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, तो विद्या की जगह पर साथियों क्या शब्द आएगा आपको बताना है। ज्ञान दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, बुद्धि दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। तो स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, ये होना चाहिए। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लक्ष्मी शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है साथियों, बताइए। तो लक्ष्मी की अगर बात करें, देखिए लक्ष्मी शब्द की अगर बात करें तो लक्ष्मी को साथियों श्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री भी कहा जाता है और हरिप्रिया भी कहा जाता है। क्या साथियों? श्री भी कहा जाता है और हरिप्रिया भी कहा जाता है, और उसके अलावा साथियों पद्मा भी कहा जाता है। तो यहां पर पद्मा लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि खून सफेद होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, या घृणा करना, या अत्याचार करना, या दया न रह जाना। तो मैं कहूंगा खून सफेद होना, इसका मतलब होता है दया न रह जाना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि भारत सापेक्ष देश है, या भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, या अपक्ष है, या असहिष्णु है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, भारत जो है ना ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो साथियों यहां पर 20 सवाल तो आपने देख लीजिए पूरी हिंदी के, कितने सवाल आपके सही हुए आप लोग काउंट किए होंगे। उसके अलावा अब साथियों जीएस के प्लस करंट अफेयर के पूरे 20 सवाल हम लोग देखेंगे, और इसमें तकरीबन 11 से 12 सवाल आप लोग सही करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन, या जिसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सूरत सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, या साथियों मुंबई में ये चलाया गया एक आंदोलन था, भोपाल में या उज्जैन में? तो मैं कहूंगा ये आंदोलन मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? मुंबई में हुआ था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की, जिसे व्यापगत सिद्धांत कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लॉर्ड डलहौजी की बात चल रही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डलहौजी साहब थे गवर्नर जनरल, इन्होंने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यापगत सिद्धांत कहा जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले कि व्यापगत सिद्धांत किसने दिया, तो लॉर्ड डलहौजी आपको बताना है। अगला देखिए, कह रहे कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो किस क्रांति के साथ हुई थी आप लोग याद रखेंगे? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। क्या राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो रविन्द्रनाथ अगर बात करें गांधी जी ने क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। यानी कि गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो गांधी जी के द्वारा दी गई। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अनुच्छेद 66 के तहत होता है। क्या साथियों? अनुच्छेद 66 के तहत ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या संघ सूची में? तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ना ये राज्य सूची में शामिल है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो साथियों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना ये गृह मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? नैरोबी में, हैदराबाद में, इथियोपिया में, या साथियों मनीला में? तो आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए मनीला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें नेपाल हिमालय, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार करने के लिए
भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? तो कौन से हैं साथियों? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बिल्कुल है। बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी है। तो मैं कहूंगा ये तीनों सही हैं। तो ये तीनों सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो संबंधित किया है साथियों एक तरीके से औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। क्या आपका राइट आंसर होगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो औद्योगिकीकरण यहां पर साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा, किसके अलावा? औद्योगिकीकरण के अलावा निम्नलिखित सभी, ठीक है, निम्नलिखित सभी माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में इनमें से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो इनमें से क्या साथियों अप्रत्यक्ष कर है? तो मैं कहूंगा साथियों जो सेवा कर है ना, सेवा कर, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या ये एक अप्रत्यक्ष कर है? अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है? तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, रेयॉन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो रेयॉन जो है ना, इसका निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन यहां पर आपका सही जवाब होगा। यानी कि किन विकल्पों में? तो मैं कहूंगा बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में थर्मोसेटिक प्लास्टिक उपस्थित होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है, अब कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब की बात चल रही है? तो ये 2025 की बात चल रही है। यानी कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 2025 में हुआ था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन तो नई दिल्ली में किया गया था। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडिया ओपन, ये करंट अफेयर के सवाल चल रहे हैं साथियों, 5 सवाल देखें करंट अफेयर के। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये खेला जाएगा, तो ये कहां पर खेला जाएगा? ये साथियों ये भी नई दिल्ली में ही खेला जाएगा। क्या इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां पर खेला जाएगा? तो नई दिल्ली में खेला जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया गया है। तो यहां पर अगर बात करें, भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया गया है साथियों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहे कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति की यहां पर बात आई है। तो इनका नाम है इन्हा कैना बारो। क्या नाम है इनका? इन्हा कैना बारो। ये लेडीज हैं और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। राइट आंसर आपका सी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कैशलेस उपचार योजना किस के द्वारा शुरू की गई? तो साथियों ये किसके द्वारा शुरू की गई है? आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है, बताइए। ये नितिन गडकरी के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा साथियों? जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो कैशलेस उपचार योजना है, ये नितिन गडकरी के द्वारा शुरू की गई है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिए और साथियों मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसा भी सवाल साथियों रीजनिंग के टॉपिक्स में एक तरीके से है, ठीक है, और रीजनिंग के सेक्शन में ऐसा भी सवाल आता है। कह रहे कि रमेश के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के समान संख्या में है। उसके पास कुल मिला के 640 रुपए हैं, तो उसके पास कुल कितने सिक्के हुए ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उसके पास अगर बात करते हैं यहाँ पर 1 रुपए के, ठीक है, और 5 रुपए के, ठीक, और साथियों 10 रुपए के जो है ना वो समान सिक्के हैं। तो अगर 1 रुपए के 1 सिक्के हैं तो इसको हम साथियों 1x मान लेते हैं, ठीक है, और 5 रुपए के एक तरीके से साथियों यहाँ पर है तो इसको हम 5x मान लेते हैं, और 10 को साथियों 10x मान लेते हैं। इनको सबको जोड़ देते हैं और यहाँ पर कहा गया है कि उनके पास कुल मिला के 640 रुपए है, तो बराबर साथियों 640 आ गया। तो ये कितना हो गया साथियों? 16x हो गया। 16x बराबर कितना हो गया? 640 हो गया। x की अगर बात करें, x बराबर कितना हो गया? 640 बटे 16 हो गया। 16 चक्कू 64 होता है, यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों? 40 आ गया। अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा था, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं? तो उसके पास साथियों कुल कितने सिक्के हैं? एक सिक्का ये होगा इसका, और एक सिक्का इसका, एक सिक्का इसका, यानी कि उसके पास कुल मिला के 3 सिक्के हैं, 3x है, और x की वैल्यू है 40। तो साथियों 3 गुणा 40 कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी कि 120 हो जाएगा। तो 120 साथियों यहां पर आपका जवाब जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए, ये आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये 2 है, 6 है, 4 है, ये 1 है, और ये साथियों 3 है, और ये 5 है।
अब आपको ये बताना है कि उस पासे का चयन करिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि इस वाले पासे को अगर मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, तो इससे साथियों आपको बताना है कौन सा यहां पर बन सकता है। ठीक है, कौन कौन से पासे यहां पर बन सकते हैं ये आपको यहां पर बताना है। अब देखिए इसकी अगर बात करें, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है। अब देखिए ये वाला पासा बन सकता है या नहीं बन सकता है, हम ये बात सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का विपरीत यहाँ पर क्या है, 4 है। 3 का विपरीत 4 है ना, तो 3 का विपरीत 4 यहाँ पर नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है। 6 की बात करें, 6 का विपरीत क्या है, 5 है। तो 6 का देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 2 का विपरीत 1 है और 4 का विपरीत 3 है, बचा 6, 6 का विपरीत 5 है। तो 6 का विपरीत क्या है साथियों, 5 है, तो यहाँ पर 5 भी नहीं है। 2 की बात करें तो साथियों 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 1 है, तो यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा जब इसको फोल्ड किया जाएगा। अब इस वाले पासे की अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए ये 1 है, ये 5 है और ये साथियों 2 है। ठीक है ना। अब देखिए ये यहां पर अगर बात करें, 2 का विपरीत क्या है साथियों, 1 है, और 2 का विपरीत 1 आ गया है, तो भाई विपरीत वाले नंबर सामने थोड़ी ना दिखेंगे। 2 का विपरीत सामने दिखाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये वाला पासा नहीं बनेगा। इसकी अगर बात करें, ये 1 पर है, ये 6 पर है, ये साथियों 3 पर है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत 5 है, यहां पर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं 3 की, तो 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 4 है, यहां पर नहीं है। 1 की बात करें, 1 का विपरीत 2 है, 2 यहां पर नहीं है। यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा, ये वाला पासा बन जाएगा। इसकी अगर बात करें, ये है साथियों 1, ये है 6, ये है 5। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, 5 का विपरीत क्या है, 6 है, तो 5 का विपरीत तो 6, तो यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये पासा भी नहीं बन पाएगा। तो मैं कहूंगा ए वाला और सी वाला पासा बन जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। तो ये साथियों क्या हो गई, ये सब्जियां हो गई, ये क्या हो गई, ये सब्जियां हो गई, और सभी सब्जियां जो है ना वो खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, सभी सब्जियां जो है वो खाद्य पदार्थ हो गई। और कहा जा रहा है कि कुछ खाद्य पदार्थ पे हैं, मान लेते इतने खाद्य पदार्थ क्या हो गए, एक तरीके से अगर बात करें इतने खाद्य पदार्थ क्या हो गए साथियों, इतने खाद्य पदार्थ पे हो गए। तो कथन तो हमने लिख लिए, अब निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए कौन कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कुछ पेय खाद्य पदार्थ है, कुछ पेय, बिल्कुल इतने पेय आपके खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, तो ये तो सही हो जाएगा। कुछ सब्जियां पेय हैं, देखिए कुछ सब्जियां पेय नहीं है, पेय ये है, सब्जियां ये हैं, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल साथियों ये है। ठीक है, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग भी यहां पर बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, क्या करूं, देखिए 7 हो गया, ये 6 हो गया, एक सेकेंड, इसको क्लियरली साथियों एक तरीके से यहां पर लिख देते हैं, एक सेकंड रुकिए इसको। ये क्या है, ये साथियों 7 बना है, और इसकी अगर बात करें, ये 6 बना है, ये 6 बना है, ये साथियों 25 बना है, कितना बना है, ये 25 बना है, और ये साथियों 16 बना है, कितना बना है, 16 बना है, और ये कितना बना है, ये 27 बना है। ठीक है, और ये 5 बना है, और ये साथियों 11 बना है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वृत्त जो है ना ये पुलिस कर्मियों को निरूपित करता है, यानी कि ये वृत्त जो है ना ये पुलिस कर्मियों को निरूपित करता है, पुलिस कर्मियों को ये निरूपित करता है। ठीक है, मुझसे पहले आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, अभी सवाल खैर इसमें नहीं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वर्ग खिलाड़ियों को निरूपित करता है, वर्ग की अगर बात करें तो ये है साथियों, यानी कि ये जो है ये खिलाड़ियों को निरूपित करता है, खिलाड़ियों को ये निरूपित करता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज ये साथियों किसको बताता है, ये करदाताओं को बताता है, किसको, ये करदाताओं को बताता है। तो उसके बाद साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पुलिसकर्मी करदाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, यानी कि पुलिसकर्मी होना चाहिए, ठीक है, करदाता होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा एक ऐसा नंबर 6 एक ऐसा नंबर होगा साथियों जो पुलिसकर्मी के अंतर्गत है, जो करदाता है लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है। तो क्या 6 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भाई पहले से तो भाई आप बता ही नहीं सकते क्योंकि आंसर मैंने बाद में बताया। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, और साथियों बताइए, कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, एक विभिन्न है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में अलग लॉजिक होगा, अलग रूल लगा होगा, वही आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, टी जो होता है वो 20 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है, डी 4 पर होता है, आई 9 पर होता है। इसकी बात करें तो के 11 पर होता है, पी 16 पर होता है, यू 21 पर होता है और जेड आपका 26 पर होता है। इसकी बात करें तो ए 1 पर होता है, एफ 6 पर होता है, के 11 पर होता है, पी 16 पर होता है। जिसकी बात करें जी 7 पर होता है, के 11 पर होता है, ओ 15 पर होता है, वी 22 पर होता है। अब यहां पर अगर बात करें, आपको कुल मिला के इतनी सी बात बताने के सबसे अलग कौन से लॉजिक लगा है। देखिए ये 20 से 25 हुआ है यानी कि 5 बड़ा है, ये 25 से 4 हुआ है, मैं कहूंगा 26, और उसके बाद 1 2 3 4 यहां पर भी 5 बड़ा है, यहां पर भी 5 बड़ा, यहां पर भी 5 बड़ा, और इसकी बात करें यहां पर भी साथियों 5 बड़ा। तो क्या वही लॉजिक इसमें देखिए 11 से 16 हुआ 5 बड़ा,
16 से 21 हुआ 5 बढ़ा, 21 से 26 हुआ 5 बढ़ा, 1 से 6 हुआ 5 बढ़ा, 6 से 11 हुआ 5 बढ़ा, 11 से 16 हुआ 6 5 बढ़ा। इसकी अगर बात करें तो 7 से 4 हुआ कितना बढ़ा, ये तो 4 बढ़ा कुल मिला के। और यहां पर भी साथियों 4 बढ़ा, और यहां पर अगर बात करें यहां पर साथियों 7 बढ़ा। तो मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर लगा है वही लॉजिक यहां पर, वही लॉजिक यहां पर, लेकिन इसमें साथियों अलग लॉजिक लगा है। तो अलग लॉजिक लगा है, यही तो आपसे पूछा जा रहा था, इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि के आर का पुत्र है। इस सवालों में आपको जो जो दिया जाए, जैसे जैसे दिया जाए ना, आप उसको करते रहिए, पूरा सवाल ना पढ़िए। तो आर का पुत्र कौन है साथियों, के है। तो आर का पुत्र साथियों यहां पर हम बना लेते हैं, आर का पुत्र कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आर का पुत्र कौन हो जाएगा साथियों, के हो जाएगा। जे के पुत्र की पुत्री, जे के पुत्र की पुत्री कौन है साथियों, जे के पुत्र की पुत्री वी है। अच्छा भाई ठीक है, तो जे का मान लीजिए साथियों, जे ये हो जाएगा, जे का कोई एक पुत्र होगा, जे का कोई एक पुत्र होगा, और जे के पुत्र की पुत्री है साथियों कौन, जे के पुत्र की पुत्री है वी। ठीक है, तो ये वी मैंने लिख दी। उसके बाद कह रहे कि के का पुत्र एच है, यानी कि के का पुत्र कौन है साथियों, के का पुत्र यहां पर एच बताया गया है। ये बात भी साथियों क्लियर है कि के का पुत्र कौन है, एच है। उसके बाद अगर बात करें, कह रहे कि एम और के आपस में भाई भाई हैं, यानी कि ये दोनों आपस में कौन कौन है, भाई भाई हैं। अच्छा, तो यहां पर एम आएगा क्योंकि एम कहीं और तो मुझे दिख नहीं रहा है, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तो साथियों ये दोनों आपस में भाई हो गए। कह रहे कि एच का आर से क्या संबंध होगा, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए, एच आर, आर कहां पर है साथियों, आर की अगर बात करें, आर क्या कहेगा एच को, अरे भाई ये क्या कहेगा, अपने बेटे का बेटा कहेगा। बेटे के बेटे को क्या कहा जाता है, पोता कहा जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इनकी अगर बात करते हैं कि यहां पर आपका सही जवाब कैसे क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि सभी कुएं नहरें हैं। क्या, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि सभी कुएं, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये कुएं हो गए, और कहा जा रहा है कि सभी कुएं क्या है, सभी कुएं नहरें हैं। तो सभी कुएं हमने नहरें बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी नहरें जो है ना, सभी नहरें ये नदियां हैं। सभी नहरें क्या है, नदियां हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष में साथियों आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नहरें कुएं हैं, कुछ नहरें कुएं। बिल्कुल साथियों, इतनी नहरें जो है ना ये कुएं हो जाएंगे, कुछ नहरें कुएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ नदियां कुएं हैं, कुछ नदियां कुएं हैं। बिल्कुल सर, तो इतनी नदियां कुएं हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ, निष्कर्ष दोनों सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपके बिल्कुल प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहेंगे साथियों न्यूमिज्मेटिक्स का जो संबंध सिक्कों से है, ऑरोग्राफी का संबंध साथियों किससे होगा, ये आपको यहां पर बतला देना है। देखिए, न्यूमिज्मेटिक्स की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत साथियों सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑरोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, पहाड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के पहाड़ आपका यहां पर राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि SLOWER को जैसे FXPMT बनाया जाता है, वैसे MEATREO साथियों क्या बनाया जा सकता है, ये बात आपको यहां पर बताना है। चलिए, अब देखिए ये S से S हो गया है, ठीक है, तो ये M से M हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है। L से ये F हुआ है, O से साथियों X हुआ है, W से P हुआ है। तो ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉजिक इसमें साथियों लग सकता है। दूसरे लॉजिक की अगर बात करें, अगर देखिए साथियों, देखिए ये R है, मुझे ये लग रहा है कि ये R से S हुआ है, यानी कि एक बढ़ाया गया है। E से F हुआ है, एक बढ़ाया गया है। W से X हुआ है, एक बढ़ाया गया है। O से P हुआ है, एक बढ़ाया गया है। L से M हुआ है, एक बढ़ाया गया, और S से T हुआ है, एक बढ़ाया गया है। यानी कि साथियों यहां पर भी हम एक बढ़ा लेंगे। अब E के बाद साथियों क्या आता है, F आता है, और देखिए ऑप्शन में F है। आर की अगर बात करें, आर के बाद एस आता है, जी के बाद साथियों एच आता है, ए के बाद बी आता है, ई के बाद साथियों एफ आता है, और एम के बाद एन आता है। तो ऐसा ऑप्शन साथियों कहां पर लिखा हुआ है कि एफ एस एच बी एफ एन, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों, चंद सवाल हैं, बहुत अधिक सवाल नहीं लिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के व्यवस्थित क्रम को दर्शाता है, जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे, यानी कि आपको इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो देखिए एस एच एक तरीके से यहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर एस डब्ल्यू एस ई एस ओ। तो सबसे पहले साथियों कौन सा लेटर आएगा बताइए। देखिए एस सी लिखा हुआ है, एस टी पहले नहीं आ सकता, एस ओ भी नहीं आ सकता, एस ई
पहले भी नहीं आ सकता। ऐसे पहले साथियों आएगा आपका ये 1 वाला और उसके बाद आएगा आपका 4 वाला। अब SW पहले आएगा या SO या ST, तो मैं कहूंगा SO पहले आएगा यानी कि 3 आ जाएगा। उसके बाद साथियों ये आपका ST आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा और उसके बाद साथियों आपका ये 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा आंसर यहां पर सही होगा? 141432 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। अब देखिए मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। यानी कि एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपए है तो अंकित मूल्य साथियों क्या होगा? अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? यहां पर साथियों आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है। आपसे यहां पर साथियों क्या पूछा गया? अंकित मूल्य पूछा गया। अंकित मूल्य का एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अंकित मूल्य का सूत्र होता है साथियों विक्रम। यहां पर विक्रम लिख दिया, विक्रय लिखना होना चाहिए, ठीक है। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है साथियों? विक्रय मूल्य गुणा 100। क्या? विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 माइनस छूट। क्या साथियों? 100 माइनस छूट। तो कुल मिला के इसको देखिए, अब हमें छूट हमें पता है, छूट 15% की दी गई है, तो यहां पर 100 माइनस 15 यानी कि 85% आ जाएगा। 100 भी हमें पता है। हमें सबसे पहले अगर अंकित मूल्य निकालना है तो हमें विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। विक्रय मूल्य साथियों हम कैसे निकाल पाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर क्रय मूल्य 340 है, क्रय मूल्य 340 है और 5% का लाभ पर बेची जाती है, यानी कि कुल मिला के 105% पर बेची जाती है, तो ये इसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको यहां फिट कर देना, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा। 2 से कट करे साथियों 17 आ जाएगा। 17 गुणा 21 कितना होता है ये आप लोग देख लीजिए। 17 और यहां पर 34 आ जाएगा। 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, यानी कि मैं कहूंगा 357 आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो अंकित मूल्य हम लोग याद कर रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 357 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा और 100 माइनस छूट, छूट 15% है तो साथियों 85 यहां पर यानी कि मतलब आ जाएगा कुल मिला के। अब देखिए 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूना सॉरी 34, एक जाएगा 17 हो जाएगा, 17 एकम 17, इसको अगर कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 21 दूना कितने हो जाएंगे साथियों? 42 हो जाएंगे और जीरो लग जाएगा। तो कुल मिला के अंकित मूल्य कितना आया? 420 आया और 420 ही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी, ठीक है, और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। कोई फायदे पर बेचता है, इसने हानि पर बेच दिया। यानी कि 2500 रुपए की कोई चीज अगर खरीदी गई है, अगर 12% की हानि पर बेचा जा रहा है, जाहिर सी बात है उसको 88% में बेचा जा रहा है। नीचे 100 आएगा। इन रुपए से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि अब इस चीज को उसने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि उसने 115% पर बेचा, तो 115/100 आ गया। इस पूरे लेन देन में उसे कुल मिला के हानि हुई या लाभ हुआ, ये आपको यहां पर बताना है। अब पहले इसको तो कैलकुलेट करो, ये आपका आ जाएगा साथ। फिर हम देखेंगे भाई 2500 में तो हमने खरीदी थी, लेकिन इतने रुपए में ये जा रही है। अगर 2600 में जाएगी या उससे ऊपर जाएगी तो लाभ होगा, 2400 में जाएगी तो हानि होगी। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएंगे, 4 से कट करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। 115 की गुणा आपको 22 से करा लेना है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 230 आ गया, 230 यहां आ जाएगा, 0 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया। यानी कि खरीदा तो था 2500 में, लेकिन बेचा जा रहा है साथियों 2530 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैं कहूंगा या तो ये वाला होगा या तो लाभ होगा कुल मिला के। अब इस प्रॉफिट को प्रतिशत में आपको बदलना है, तो गुणा 100 लगा देंगे। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना है? 2500 है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 30/25 आया है, तो एक तरीके से साथियों देखिए 25 से कम 25, 5 बचा, ठीक है, ये 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 दुना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 1.2% का क्या होगा? लाभ होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 14 व्यक्तियों का औसत, ठीक है, 14 व्यक्तियों की अगर बात करें, 14 व्यक्तियों का औसत वजन यहां पर कितना बताया गया? 76.5 किलो बताया गया है। कह रहे कि यदि 82 किलो और 75 किलो और इतने किलो, कितने किलो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वजन वाले 3 अन्य व्यक्तियों को उनके साथ शामिल किया जाता है, तो सभी का औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है, आधा किलो बढ़ जाता है, तो x का मान कितना है? यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है कितना है। तो अगर हम बात करें साथियों, क्या 14 व्यक्तियों का औसत वजन अगर 76.5 किलोग्राम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 76.5 किलोग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं 14 व्यक्तियों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 76.5 की गुणा जरा 14 से करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक, बाद में लगा देंगे हम। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 6 चौक 24, 25 26 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है,
7 चौक 28, 29, 30 हो गया आपका। और अगर बात करें यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 आ गया, 11 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया। ये अब एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दी, यानी कि 1071 किलो आ गया। क्या 14 लोगों का कुल मिला के वजन कितना आ गया? 1071 किलोग्राम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 82 किलोग्राम का कोई व्यक्ति और 75 किलोग्राम का व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है। तो इसमें शामिल कर लेते हैं 82 किलोग्राम का कोई आदमी और साथियों 75 किलोग्राम का आदमी और x किलोग्राम भी इसमें शामिल कर दें। क्या करें? तो x किलोग्राम का भी मान लीजिए अगर शामिल कर दिया, ठीक है, तो सभी का औसत वजन कितना हो जाता है? इतना बढ़ जाता है। अच्छा, फिर इनका जो औसत वजन है ना, कितना इनका औसत वजन हो जाता है? 76.5 है, आधा किलो और बढ़ जाता है, यानी कि फिर इनका औसत वजन इतना हो जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें औसत है तो इसको भी औसत बना लो। कितने लोग हैं? ये कितने लोग थे भाई? 14 लोग थे, 15, 16, 17, यानी कि अब ये साथियों 17 लोग यहां पर हो चुके हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब का कुल मिला के वजन कितना होगा, जिसमें x का भी हमें वजन मालूम पड़ जाएगा। जब आप 17 की गुणा 77 से करा दोगे, तो 17 की गुणा 77 से जब आप करा दोगे तो आपको सभी का औसत वजन कुल मिला के वजन मालूम पड़ जाएगा। 17 की गुणा साथियों 77 से आप लोग यहां पर कराइए, 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 11 आ गया, यहां पर भी साथियों 119 आ जाएगा, 9 आ गया, 10 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, एक 10 हो गया, ठीक है, और ये आपका 3 आ जाएगा और ये 1, यानी कि 1309 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यानी कि अब अगर हम बात करें इनका योग निकला है, ये किन का योग निकला है? ये इन सब का योग निकला है कितना साथियों? 1309। कितना निकला है साथियों? 1309 निकला है। इसको मैं हटा देता हूं, 1309 आ गया और इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा दूंगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब अगर बात करें, अब इनका टोटल x का मान आपको निकालना है, इनका टोटल करके इसमें से घटा दीजिए, आपको x का मान मालूम पड़ जाएगा। तो 1071, 82, 75 कितने होते हैं जरा देखिए, 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 2 यहां पर लग जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि 1228 प्लस x बराबर 1309 हो गया। 1309 हो गया। और x की अगर बात करें, x बराबर क्या हो गया साथियों? 1309 हो गया, माइनस प्लस का है ना, इधर बराबर को उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1228 हो गया। अब आपको साथियों इसको घटा देना है, बस आपका आंसर यहां पर निकल आएगा। तो 1309 में से साथियों 1228 आपको घटाना है, तो 1 बचेगा और ये कितना आ जाएगा? ये आपका 8 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा x बराबर 81 किलोग्राम आ चुका है, यानी कि कुल मिला के ये x किलोग्राम वजन बढ़ाने पर तो ये इसका मान निकला है, यहां पर 81 किलोग्राम आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 81 किलोग्राम हो जाएगा। 81 कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। खैर, अब उसके बाद देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? पहले इस वाली लाइन को आप सॉल्व कीजिए। कहने कि a का 15%, तो का मतलब होता है गुणा a का 15%, 15/100 हो गया, ठीक है। ये जो है ये b के क्या साथियों? b के 45% यानी कि 45/100 हो गया, इसके बराबर है। तो बराबर है, नीचे सेम नंबर है, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब a/b, ये देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, b नीचे आ जाएगा a के और ये 15 साथियों नीचे चला जाएगा 45 के, तो बराबर क्या आ गया? 45/15 आ गया। ये क्या कट सकता है? तो 15 एकम 15, 15 तो यहाँ आपका 45 हो गया, यानी कि a अगर 3 है तो b 1 होगा। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा था कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत, तो a माइनस बी का कितना? a ये हो गया, b ये हो गया, कह रहे कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत, तो ये तो 2 आ गया। तो कहने के 2 का कितना प्रतिशत? मैं कहूंगा इतना प्रतिशत, x प्रतिशत। a माइनस बी का कितना प्रतिशत? इतना प्रतिशत a के बराबर है। तो a कितना था साथियों? 3 था। तो इसमें से आपको x का मान निकाल लेना है। देखिए 100 की गुणा इससे हो जाएगी, 3 से ये 300 हो जाएगा, बट आपका 2 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 150 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आएगा वो 150% आंसर आएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में a b की तुलना में 50% कम कुशल है, ठीक है। तो साथियों जो जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो यहाँ पर हम लोग करते जाते हैं। यानी कि a b की तुलना में 50% कम कुशल है, तो अगर साथियों b की कार्यकुशलता 100 होगी तो a की कार्यकुशलता 50 होगी, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों b और c की बात चल रही है, b c की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर C 100 है तो B जो है ना 50% अधिक कुशल है C से, तो ये साथियों 150 हो जाएगा। अब इसको अगर कट करते हैं 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये A और B का अनुपात आ गया, और 50 तियां और साथियों ये क्या हो जाएगा? 50 दूना हो जाएगा। यानी कि अगर कभी भी आपके सामने A अनुपात B का अनुपात हो और B अनुपात C का अनुपात हो और आपको कहा जाए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आपको A अनुपात B लिख देना है ऐसे करके और B अनुपात C लिख देना है ऐसे करके, और ये उल्टा n बना देना, यानी कि 1 की गुणा 3 से करोगे तो ये A निकल कर आएगा, 3 एकम 3,
3 की गुणा 2 से करोगे 3 दूना 6 तो ये बी निकल कर आएगा। सी की बात करें 2 की गुणा 2 से करोगे 2 दूना 4 तो ये 4, ये सी निकल कर आएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकाल लिया है आपने। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 48 दिनों में कार्य पूरा कर पाते हैं। यानी कि एक ऐसा कार्य है जो 48 दिनों में पूरा होता है। कब? जब ये तीनों मिलकर कार्य करती है। यानी कि ए डेली 3 काम कर रहा है, बी डेली 6 काम कर रहा है, सी डेली 4 काम कर रहा है। अच्छा, इनका एक दिन का काम कितना होगा? अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो 3 6 9 और ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी कि अगर तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं जो कि 13 करते हैं, मतलब 13 काम करते हैं और ये 48 दिन तक कोई कार्य करते हैं तो वो काम पूरा होगा। यानी कि ये क्या है? ये टोटल काम आ गया हमारे पास, टोटल काम आ गया। तो कहने के ए अकेला अगर इस कार्य को पूरा करे तो पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? ए अकेला एक, देखिए टोटल काम है ये 13 गुणा 48। ए डेली काम करता है 3, तो इसको कितना दिन लगेंगे इस काम को निपटाने में? तो साथियों भाग कर दीजिए, 3 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, 13 की गुणा 16 से आप कर दीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। 13 की गुणा 16 से कर देंगे 48 आ गया साथियों, और आपका 16 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, 0 आ गया, 2, यानी कि 208 दिन लगेंगे। तो 208 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 208 दिन कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर आपने सभी सब्जेक्ट देखे और सभी सब्जेक्ट का साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में साथियों पूछे जा सकने की पूरी संभावना थी। तो इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी।